हेलो स्टूडेंट, आप सबका अनअकैडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। ये जो अनअकैडमी का ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, इंडिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। क्रैक यूपीएससी सीएससी जीएस विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है ये। यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं या मुझसे जुड़ेंगे तो आपको डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विज के साथ अनलिमिटेड एक्सेस की सुविधा प्राप्त होगी। अनलिमिटेड एक्सेस का अर्थ ये है आप जितनी बार चाहें देख सकते हैं, लेकिन ये सुविधा आपको तभी मिलेगी जब आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड करेंगे। मैं अपनी बात करूं, मेरा नाम यशवंत कुमार सिंह है और मैं निश्चय आईएएस अकेडमी का डायरेक्टर हूं। पिछले 20 वर्षों से मैं यूपीएससी के लिए क्लास ले रहा हूं और मेरे पढ़ाई में लगभग 100+ बच्चों का आईएएस में सिलेक्शन हो चुका है। मैं इकोनॉमिक्स, गवर्नेंस, इंटरनल सिक्योरिटी, पॉलिटी, सोशल जस्टिस की क्लास लूंगा। यदि आप अनअकैडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं तो आपको इंडिया के बेहतरीन टीचर मृणाल पटेल, रोमन सैनी, दीपांशु, सुदर्शन गुर्जर, मुदित गुप्ता जैसे टीचर से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, जो इंडिया के बेहतरीन टीचर हैं। इस पर अनेक कोर्स है। प्लेटफॉर्म पर हिस्ट्री, पॉलिटी, गवर्नेंस, जाग्राफी, इस पर 2 तरह के कोर्स चलता है, एक प्लस और दूसरा आइकॉनिक। प्लस आइकॉनिक यदि बात करें हम लोग, प्लस आइकॉनिक कि यदि निश्चय का रेफरल कोड यूज करते हैं आप, तो यहां भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। आइकॉनिक की बात करें तो आइकॉनिक की फीस प्लस से ज्यादा है। कारण यह है, आइकॉनिक में पर्सनल कोच, डेली मेंस क्विज आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर की सुविधा उपलब्ध होती है, जो प्लस में नहीं है। पर यदि निश्चय के रेफरल कोड का उपयोग करते हैं तो यहां भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। इस पर ऑप्शनल कोर्स की सुविधा भी उपलब्ध है, पर यदि आप निश्चय के रेफरल कोड का उपयोग करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। अब मैं बात करना चाहता हूं, ध्यान देने इस बात को। सबसे बड़ी चीज, पिछली क्लास में ये बताया था कैपिटल, पूंजी कहते किसे। फिर हम लोग बात कर रहे थे पूंजी के साथ निवेश का अर्थ क्या होता है। फिर हमने ये चर्चा किया कि निवेश क्यों जरूरी है और निवेश बचत में क्या रिलेशन है, तथा कैपिटल फॉर्मेशन में सेविंग, बचत का गतिशीलन और निवेश तीनों किस तरह भूमिका निभा रहे हैं। यहां तक हम लोग चर्चा कर चुके थे, निवेश की बात हो चुकी थी। अब हम बात करेंगे, जब हम कैपिटल की बात करते हैं तो एक नया शब्द आता है, कैपिटल आउटपुट रेशियो। पूंजी उत्पाद अनुपात की बात की जाती है और कई बार यहां से सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। ध्यान देने इस बात को, जैसे मैंने कहा पूंजी उत्पाद अनुपात, पूंजी उत्पाद अनुपात की बात करें हम लोग, पूंजी अनुपात, हम इसे कहते हैं कैपिटल आउटपुट रेशियो कहते हैं इसे। कैपिटल आउटपुट
हम रेशियो कहते हैं इसे। एक बात हमेशा ध्यान दो, ये जो पूंजी उत्पाद अनुपात का मतलब क्या होता है? टोटल कितना प्रदर्शन उत्पादन हुआ, उसमें कितनी पूंजी लगी। कुल उत्पादन, उत्पादन में लगने वाली पूंजी और उसका अनुपात कहते हैं इसे। सिंपल चीजें, उत्पादन में लगने वाली पूंजी एवं हम उसके अनुपात की बात करें। हमेशा ध्यान दो, ये जो कैपिटल आउटपुट रेशियो है, इसका मतलब क्या है? उत्पादन में लगने वाली पूंजी एवं उसका अनुपात। टोटल कितना प्रोडक्शन हो रहा है, उसमें कितनी पूंजी लगी, दोनों का जो रेशियो है उसे कहा जाता है कैपिटल आउटपुट रेशियो। अब ध्यान से सुनो इस बात को, ये जब पूंजी उत्पाद अनुपात की बात करते हैं तो इसके दो रूप होते हैं। पहले से एक और कहते हैं इसे, हम इसे कहते हैं एवरेज कैपिटल आउटपुट रेशियो। एवरेज कैपिटल हम आउटपुट रेशियो की बात करें, कैपिटल आउटपुट रेशियो मतलब औसत पूंजी उत्पाद अनुपात। औसत पूंजी उत्पाद हम अनुपात की बात करें, एवरेज कैपिटल आउटपुट रेशियो कहते हैं इसे। इसका अर्थ क्या है? कुल प्रोडक्शन, कुल उत्पादन में लगने वाली कुल पूंजी और उसका अनुपात। कितना प्रोडक्शन हुआ और कितनी पूंजी लगी, उसका रेशियो देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इसे ध्यान से समझो इस बात को। मैंने कहा दूसरा है आयकर, इंक्रीमेंटल कैपिटल हम रेशियो की बात करें, वृद्धिमान पूंजी उत्पाद अनुपात। अंतर देखो आओ, एक है एक और, एवरेज कैपिटल आउटपुट रेशियो, औसत पूंजी उत्पाद अनुपात, और दूसरा है इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, वृद्धिमान पूंजी उत्पाद अनुपात। यदि हम औसत की बात करें तो इसका मतलब क्या चीज होता है? टोटल कितना उत्पादन हुआ और उसमें कितनी पूंजी लगी, कुल उत्पादन और उसमें लगने वाली कुल पूंजी का अनुपात। कुल उत्पादन एवं उसमें लगने वाले कुल पूंजी का अनुपात, इसे कहते हैं एवरेज कैपिटल आउटपुट रेशियो। टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ उसमें कितनी पूंजी लगी। सोचो आप, फॉर एग्जाम्पल
मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैं मान लिया जाए ये मार्कर है, मार्कर, और मार्कर के टोटल अपने मार्कर का उत्पादन किया 100, और 100 मार्कर के उत्पादन में लग गया 1000 रुपया। तो 1 संबंधित 10 की बात करें, यह औसत पूंजी उत्पादन पात है। टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ और उस प्रोडक्शन में कितनी पूंजी लगी, कुल उत्पादन और उसमें लगने वाली कुल पूंजी का जो अनुपात है उसे कहा जाता है एक और एवरेज कैपिटल आउटपुट रेशियो कहा जाता है उसे। हमेशा कुल उत्पादन एवं उसमें लगने वाली कुल पूंजी का जो अनुपात है उसे कहा जाता है एक और, मतलब एवरेज कैपिटल आउटपुट रेशियो, इसे एक और कहते हैं। इंक्रीमेंटल का मतलब क्या होता है? इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ यह है, यदि हम आगे बात करें आईकार, ध्यान देने इस बात को, इसे कहते हैं इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो कहा जाता है इसे। आयकार एक बार ऊपर रिपीट करते हैं। आयकार का मतलब क्या होता है? अतिरिक्त इकाई के उत्पादन में लगने वाली अतिरिक्त पूंजी और उसका अनुपात है। जैसे उदाहरण देखो, मान लिया जाए 100 मार्कर है, या आपने 100 मार्कर की बात की अपने, इस मार्कर के उत्पादन में टोटल 1000 रुपया लग गया, 1000 रुपया। यदि हम आकार की बात करेंगे, औसत पूंजी उत्पाद अनुपात की बात करेंगे, तो यह होगा 1 संबंधित 10 हो जाएगा। लेकिन यह आकार है, लेकिन आयकार की यदि बात करेंगे, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो की बात करेंगे, तो एक चीज सोचो, मान लिया जाए कि 100 मार्कर है, 100 मार्कर के उत्पादन में 1000 रुपया लगा, तो 101वां जो मार्कर है इसके उत्पादन में हो सकता है कि 100 उत्पादन किया, एक और कर दिया, 1003 लग गया मान लो। ध्यान से सुनो इस बात को, मैंने क्या कहा? टोटल जो 100 मार्कर है इसके उत्पादन में 1000 रुपया लग गया। अब 101 मार्कर को उत्पादन करना है, 100 मार्कर के उत्पादन में 1000 रुपया खर्च हुआ। यदि 101 मार्कर का उत्पादन किया गया तो 1002 रुपया खर्च हुआ मान लो, ठीक है। तो एक जो अतिरिक्त है, इसका मतलब ये 101वां मार्कर के उत्पादन में 2 रुपया खर्च हुआ, इसे कहते हैं आयकार।
इसका अर्थ यह है, प्रति इकाई की बात करें हम लोग, अतिरिक्त इकाई के उत्पादन में लगने वाले अतिरिक्त पूंजी, ध्यान देने इस बात को, जो अतिरिक्त इकाई है उस अतिरिक्त इकाई के उत्पादन में लगने वाली जो अतिरिक्त पूंजी है उसे ही कहा जाता है आईआर, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट हम रेशियो कहते हैं उसे। इस बात को ध्यान देने, इस बात को, चाहे एकार की बात चाहे आईकार की बात, जैसे एवरेज कैपिटल आउटपुट रेशियो और इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो दोनों में बेसिक डिफरेंट ये है। एवरेज कैपिटल आउटपुट रेशियो की बात करें, टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ उसमें कितनी पूंजी लगी। हमेशा टोटल प्रोडक्शन, कुल उत्पादन और उसमें लगने वाली कुल पूंजी का जो अनुपात है वो एकार है, एवरेज कैपिटल आउटपुट रेशियो हुआ। हमेशा ध्यान दो इस बात को। लेकिन आईकार की बात करें, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट हम रेशियो की बात करें, तो अतिरिक्त इकाई के उत्पादन में, जैसे मैंने क्या कहा आपसे, टोटल 100 मार्कर के उत्पादन में 1000 रुपया खर्च हो रहा है, ये 1000 रुपया मान लो खर्च हुआ, और एक से एक मार्कर के उत्पादन में 1002 रुपया खर्च हुआ। इसका अर्थ क्या है, 101वां मार्कर के उत्पादन में कितना खर्च हुआ, 2 रुपया खर्च हुआ। ये बात हमेशा ध्यान दो इस बात को, इसे कहते हैं एकार, एवरेज कैपिटल आउटपुट रेशियो, या एकार इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट हम रेशियो की बात करें उसे। यह बात हमेशा ध्यान दो इस बात को, अतिरिक्त इकाई के उत्पादन में लगने वाली अतिरिक्त पूंजी एवं उसका जो अनुपात है हम उसे कहते हैं आईकार, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट हम रेशियो कहते हैं उसे। बात समझ में आ गई। अब एक प्रश्न उठा, प्रश्न ये है कि जब पूंजी उत्पाद अनुपात की बात करेंगे ज्यादा होगा तो क्या। फॉर एग्जाम्पल मान लिया जाए ये 100 मार्कर है, हमेशा ध्यान दो 100 मार्कर के उत्पादन में 1000 रुपया लगा, तो एक मार्कर की लागत कितनी होगी, 10 रुपया। ठीक है, मान लिया जाए 100 मार्कर के उत्पादन में 2000 रुपया लग गया, तो एक मार्कर की लागत कितनी होगी, 20 रुपया होगी। इसका अर्थ यह है पूंजी उत्पाद अनुपात बढ़ेगा तो मार्कर की कीमत बढ़ती जाएगी, लागत बढ़ी तो इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी हमेशा। अब साइकिल कैसे चलेगा, जैसे मान लिया जाए कि पूंजी उत्पाद अनुपात कैपिटल आउटपुट रेशियो की बात करें, ज्यादा हो या कम हो तो उसका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो आप यदि ये बात करें, पूंजी उत्पाद अनुपात यदि ज्यादा हो, ज्यादा तो परिणाम क्या होगा, उत्पादन लागत ज्यादा। आप सोचो उत्पादन लागत ज्यादा होगा तो उत्पाद महंगा होगा। अब हमेशा ध्यान दो इस बात को, उत्पाद यदि महंगा होगा तो स्वाभाविक है उत्पाद की मांग कम होगी। पूरी बात ध्यान देना, ये जो पूंजी उत्पाद अनुपात ज्यादा होगा तो स्वाभाविक है उत्पादन लागत ज्यादा, इससे उत्पाद महंगा होगा, उत्पाद की मांग क्या होगी, कम होगी, क्योंकि जो उत्पाद महंगा होगा तो उसकी मांग कम होगी। अब हमेशा ध्यान दो, यदि उत्पाद की मांग कम होगी तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। पूरी बात ध्यान दे इस बात को, उत्पाद की मांग कम होगी और दूसरी तरफ क्या होगा, निर्यात महंगा। जब निर्यात महंगा होगा तो विश्व बाजार में
बाजार में मांग कम होगी। जब मांग कम होगी तो निर्यात कम। जब निर्यात कम होगा तो स्वाभाविक है कंपनी को उत्पादन कम करना होगा। हमेशा ध्यान दो इस बात को, उत्पाद की यदि मांग कम हुई तो स्वाभाविक है कंपनी का आकार सिमटता चला जाएगा। कंपनी को उत्पादन कम करना होगा। यदि कंपनी को उत्पादन कम करना हुआ तो क्या होगा, प्रभाव क्या पड़ेगा? स्वाभाविक है कि रोजगार का सृजन कम, रोजगार का अब एक चीज ध्यान दो इस बात को, यदि रोजगार का सृजन कम हुआ, रोजगार का यदि सृजन कम हुआ तो गरीबी क्या होगी? गरीबी में वृद्धि होगी। तो पूरी ध्यान दो इस बात को, यदि पूंजी उत्पाद अनुपात और दूसरी चीज उत्पाद की यदि मांग कम हुई तो स्वाभाविक क्या होगा, अर्थव्यवस्था सिमटती जाएगी। आर्थिक समृद्धि में गिरावट आएगी। और आर्थिक समृद्धि में गिरावट आई तो अर्थव्यवस्था सिमटती जाएगी। का आकार हमेशा ध्यान दो इस बात को मैंने क्या कहा, यह कैपिटल आउटपुट रेशियो है, उत्पादन लागत ज्यादा होगी। यदि प्रोडक्शन जो कास्ट ज्यादा होगी तो उत्पाद महंगा होगा। यदि प्रोडक्ट महंगा होगा तो निर्यात महंगा। फॉर एग्जाम्पल, ये मार्कर हम पहले 10 रुपए में बनाते हैं तो अमेरिका में इसको मैं 10 रुपए में बेचूंगा। अब इसकी लागत हो के 20 रुपया हो गई तो मैं इस मार्कर को 20 रुपए में बेचूंगा। यदि मार्कर पहले की अपेक्षा महंगा हो गया तो लोग इस मार्कर की मांग कम करेंगे। जब मार्कर की मांग कम होगी तो स्वाभाविक है निर्यात कम करना होगा। निर्यात कम होगा तो कंपनी को उत्पादन कम करना होगा। कंपनी जब उत्पादन कम करेगी तो कंपनी सिमटती चली जाएगी। यदि कंपनी सीमित होगी तो रोजगार का सृजन कम होगा। यदि रोजगार का सृजन कम हुआ तो स्वाभाविक है गरीबी में क्या होगी, वृद्धि होगी। हमेशा ध्यान दो, यदि उत्पाद की मांग कम हुई तो इकोनॉमिक ग्रोथ में गिरावट आएगी। कारण यही है इकोनॉमिक ग्रोथ को पुश करने में डिमांड एक बड़ी भूमिका निभाता है। जैसे खुद ही सोचो, आपके पास दुकान है और दुकान में बहुत सारे कस्टमर आ रहे हैं, हर कोई दुकान से सामान खरीद रहा है तो आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा, दुकान बड़ी होती चली जाएगी। पता ये चला कोई कस्टमर आ ही नहीं रहा है, डिमांड कम हो रही है। जब डिमांड कम होगी तो आपका दुकान घाटे में चला जाएगा, दुकान सीमित छोटी होती चली जाएगी। तो दुकान बड़ी कब होगी, जब डिमांड क्या होगी, ज्यादा होगी। और डिमांड कब ज्यादा होगी, जब उत्पाद क्या हो, सस्ता हो। उत्पाद कब सस्ता होगा, जब उसकी उत्पादन लागत कम हो। उत्पादन लागत कब कम होगा, जब कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या हो, कम हो। हमेशा ध्यान दो इस बात को। पहली चीज ये इशू था, पूंजी उत्पाद अनुपात ज्यादा। एक बात हमेशा ध्यान दो इस बात को, अर्थव्यवस्था का आकार सीमित, ये साइकिल चलती रहती है। अब हम बात करें, मान लिया जाए पूंजी उत्पाद अनुपात कम है। ध्यान देने इस बात को, पूंजी उत्पाद
अनुपात कम, कैपिटल आउटपुट रेशियो कम है। यदि कम होगा तो स्वाभाविक है उत्पादन लागत कम। यदि ऐसा होगा तो उत्पाद क्या होगा? हमेशा पूंजी उत्पाद अनुपात कम होगा तो उत्पादन लागत कम। इससे क्या होगा? हमारा उत्पाद सस्ता होगा। यदि उत्पाद सस्ता हुआ तो दो चीज होगी, मांग ज्यादा, मांग ज्यादा। जब मांग ज्यादा होगी तो स्वाभाविक है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, हमेशा याद इस बात को। दूसरी तरफ यह कहें उत्पाद यदि सस्ता हुआ तो स्वाभाविक है निर्यात सस्ता। यदि निर्यात सस्ता हुआ तो स्वाभाविक है विश्व बाजार में मांग ज्यादा। अब एक चीज सोचो जरा, यदि ऐसा हुआ तो स्वाभाविक है उत्पादन ज्यादा करना होगा। हमेशा ध्यान दो, यदि उत्पादन ज्यादा करना होगा तो स्वाभाविक है इसके लिए निवेश करना होगा। हम जब निवेश करेंगे औद्योगिकरण ज्यादा, औद्योगिकरण ज्यादा होगा तो दो बातें होगी। एक तरफ पूंजी का निर्माण होगा, और दूसरा क्या होगा? रोजगार का सृजन ज्यादा। अब एक चीज सोचो जरा, हमेशा ध्यान दो इस बात को, रोजगार का सृजन ज्यादा होगा तो गरीबी में कमी। ये दोनों क्या करेंगे? हमेशा ध्यान दो, अर्थव्यवस्था में मांग में वृद्धि करेंगे। जब अर्थव्यवस्था में मांग में वृद्धि होगी तो इसका क्या इफेक्ट होगा? डिमांड बढ़ जाएगी, इकोनॉमी में आर्थिक समृद्धि। ये बात हमेशा ध्यान दो इस बात को। मैंने क्या कहा? कैपिटल आउटपुट रेशियो कम होगा तो उत्पादन लागत कम होगा, उत्पादन लागत कम तो उत्पाद सस्ता। इससे क्या होगा? मांग ज्यादा, निर्यात सस्ता होगा। निर्यात सस्ता होगा तो विश्व बाजार में मांग ज्यादा होगी, इससे उत्पादन ज्यादा करना होगा क्योंकि मुझे डिमांड को पूरा करना है, और उत्पादन ज्यादा करने के लिए निवेश ज्यादा करना होगा। इससे औद्योगिकरण ज्यादा होगा। यदि औद्योगिकरण ज्यादा हुआ तो पूंजी का निर्माण ज्यादा और रोजगार का सृजन ज्यादा। इससे क्या होगा? गरीबी में कमी आएगी। अगली चीज, अर्थव्यवस्था में मांग में वृद्धि होगी। इससे क्या होगा?
हमेशा ध्यान दो, आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी। पूरी बात ध्यान देने इस बात को, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एक प्रश्न यही उठा, जब इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा तो उसका परिणाम क्या होगा। देखो आप, इसका मतलब यह है उत्पादन लागत, पूंजी उत्पाद अनुपात कम होना और पूंजी उत्पाद अनुपात ज्यादा होना। अब मैं प्रश्न उठाता हूं, जो छोटे छोटे उत्पाद है उसकी लागत कम होनी चाहिए, लेकिन पूंजी उत्पाद अनुपात का सदैव कम होना अर्थव्यवस्था के लिए शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि जितने में भारी उद्योग हैं वह पूंजी उत्पाद अनुपात ज्यादा होता है, मतलब उनका उत्पादन लागत ज्यादा होता है, भारी उद्योग। और जितने भी अन्य प्रोडक्ट हैं वहां पूंजी उत्पाद अनुपात क्या होता है, कम होता है। जैसे ये बात करूं मैं कि भारी उद्योगों की बात करें हम लोग, भारी उद्योगों में पूंजी उत्पाद अनुपात ज्यादा। हमेशा ध्यान दें इस बात को, ये जो भारी उद्योग है ना उसमें पूंजी उत्पाद अनुपात ज्यादा होता है। हमेशा ध्यान दें इस बात को, ये जो पूंजी उत्पाद अनुपात है भारी उद्योगों में यह सदैव ज्यादा होता है। पूंजी भारी उद्योगों में पूंजी उत्पाद अनुपात, लेकिन हल्के जो उद्योग हैं पूंजी उत्पाद अनुपात का कम होना आवश्यक है। यह बात हमेशा ध्यान दें इस बात को, मैंने क्या कहा, जितने भारी उद्योग हैं उन पूंजी उत्पाद अनुपात ज्यादा होता है, जैसे स्टील उद्योग, लेकिन हल्के उद्योगों में पूंजी उत्पाद अनुपात कम होना आवश्यक है। प्रश्न कैसे पूछेगा आपसे, क्वेश्चन ये पूछेगा कि निम्न में से सत्य है। फर्स्ट, पूंजी उत्पाद अनुपात का कम होना अर्थव्यवस्था के लिए अशुभ संकेत है। पूंजी उत्पाद अनुपात का कम होना अर्थव्यवस्था के लिए शुभ संकेत है। हमेशा ध्यान दें इस बात को, मैंने क्या कहा, ये जो पूंजी उत्पाद अनुपात है, पूंजी उत्पाद अनुपात का कम होना अर्थव्यवस्था के लिए एक शुभ संकेत है। हम सेकेंड की बात करें कि हर क्षेत्र में, या ये कहा जाए हर क्षेत्रों में पूंजी उत्पाद अनुपात का अत्यंत कम होना विकास की गारंटी नहीं है। गारंटी शब्द है, या इसी को कैसे पूछा जा सकता है, हमेशा ध्यान दो इस बात को। भारी उद्योगों में पूंजी उत्पाद हमेशा, भारी उद्योगों में पूंजी उत्पाद अनुपात
ज्यादा होता है। हम थर्ड की बात करें, यह बात हमेशा ध्यान दें इस बात को, मैंने क्या बताया कि जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होती है आयकर कम होता चला जाता है। जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा में जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होती है वैसे 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 आयकर इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो की मात्रा में कमी होती है। यह बात हमेशा ध्यान दें इस बात को। सत्य क्या है, यह यूपीएससी का क्वेश्चन है। स्टेट पीसीएस में अलग क्वेश्चन पूछेगा। मैंने क्या कहा, स्टेट पीसीएस का नेचर थोड़ा सा अलग है। अब इसको ध्यान सुनिए इस बात को। पूंजी उत्पाद अनुपात का कम होना अर्थव्यवस्था के लिए शुभ संकेत है। शुभ संकेत क्यों है ये कि जो पूंजी उत्पाद अनुपात कम होगा तो उत्पाद सस्ता होगा, डिमांड ज्यादा होगी, हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा होगा, अर्थव्यवस्था का विस्तार होगा। दूसरी बात, भारी उद्योगों में पूंजी उत्पाद अनुपात ज्यादा होता है, यह बिल्कुल सही है। जितने भी भारी उद्योग, फॉर एग्जांपल स्टील उद्योग की बात करें, स्टील उद्योगों में पूंजी उत्पाद अनुपात ज्यादा होता है। तीसरी चीज, जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होती है वैसे वैसे आयकर की मात्रा में कमी होती है। यह बात बिल्कुल सही है। मैंने क्या कहा, 100 मार्कर के उत्पादन में 1000 रुपया लग रहा है तो 101 में हो सकता है 1004 रुपया लगे, या हम ये 1009 रुपया लगे। मतलब जैसे जैसे हमारी मात्रा बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उत्पादन लागत क्या होगा, कम होता चला जाएगा। इसका मतलब ये कि ये विकल्प भी क्या है, सही है। अब तीनों के तीनों विकल्प सही है। ये है पूंजी उत्पाद अनुपात की बात करें हम लोग। फिर दो शब्द है, तीन शब्द है, आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, समावेशी विकास, इंक्लूसिव हम ग्रोथ की बात करें। हमेशा ध्यान दें इस बात को। तीन चार शब्द और हैं जिनका प्रयोग बार बार होगा। जैसे हमेशा ध्यान दें इस बात को, हम ये कहें इसी प्रश्न को कैसे पूछा जा सकता है, इसी प्रश्न को कैसे पूछा जा सकता है, आयकर पूंजी उत्पाद अनुपात के निर्धारण में कच्चे माल और श्रम की लागत की बड़ी भूमिका होती है। निम्न में से सत्य है, निम्न में से सत्य है। फर्स्ट, पूंजी उत्पाद अनुपात, हमेशा ध्यान दें इस बात को। ये जो पूंजी उत्पाद अनुपात है, थोड़ा सा इसे डिस्कस कर देता हूं मैं आपसे। पूंजी उत्पाद अनुपात के निर्धारण में कच्चा माल, हमेशा ध्यान दो, कच्चा माल एवं श्रम की लागत, हमेशा पूंजी उत्पाद अनुपात के निर्धारण में कच्चा माल एवं श्रम की लागत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमेशा ध्यान दो, हम फर्स्ट की बात करें, हम सेकंड की बात करें
चीज है कि जो पूंजी उत्पाद अनुपात है, अनुपात विकासशील देशों में सामान्यतः कम होता है। हमेशा ध्यान दो, ये जो कैपिटल आउटपुट रेशियो है यह विकासशील देशों में सामान्यतः कम होता है। सामान्यतः शब्द की बात किया, सदैव कम नहीं होगा, सामान्यतः शब्द की बात है। हम थर्ड की बात करें, पूंजी उत्पाद अनुपात कैपिटल आउटपुट रेशियो। विकसित देशों में सदैव अधिक होता है। इस विकल्प को देखो आप, निम्न में से सत्य है, पूंजी उत्पाद अनुपात का निर्धारण में कच्चा माल और श्रम की लागत की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिल्कुल, कि किसी वस्तु के उत्पादन में श्रम की जरूरत होती है और कच्चा माल की जरूरत होती है। कच्चे माल की कीमत ज्यादा होगी या श्रम की लागत ज्यादा होगी, पूंजी उत्पाद अनुपात क्या होगा, ज्यादा होगा। नंबर 2, पूंजी उत्पाद अनुपात विकासशील देशों में सामान्यतः कम होता है। हमेशा यह जो पूंजी उत्पाद अनुपात है यह विकासशील देशों में क्या होगा, सामान्यतः कम होता है। यह बिल्कुल सही है। कारण यह है कि विकासशील देशों में श्रम सस्ता होता है, इसलिए विकासशील देशों में उत्पाद की लागत कम होती है। उत्पाद की लागत कम होने से उत्पाद सस्ता होगा, उत्पाद सस्ता होगा तो विश्व बाजार में उसकी डिमांड क्या होगी, ज्यादा होगी। तीसरी चीज, ये जो पूंजी उत्पाद अनुपात है ये विकसित देशों में क्या सदैव अधिक होता है। यह सदैव शब्द है, ऑलवेज, सामान्यतः अधिक होता है। यदि सामान्यतः शब्द की बात होती, जनरली अधिक होता है, तो फिर आंसर सही होता, पर सदैव का मतलब ऑलवेज, सदैव ज्यादा होता है। कैसे एक शब्द आपके विकल्प को गलत कर रहा है और सही कर रहा है। जैसे सेम क्वेश्चन होता यदि इसकी जगह सामान्यतः शब्द की बात की जाती है हमेशा, तो विकल्प सही होता है। लेकिन यह शब्द क्या है, सदैव शब्द है, ऑलवेज है, और सदैव अधिक नहीं होता है, तो विकल्प क्या हो गया, गलत हो गया। यूपीएससी में यही अंतर है। हमेशा यूपीएससी में यह अंतर यह है कि शब्दों पे प्रश्न यूपीएससी खेलता है और प्रश्न टफ नहीं होते। जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं आपने कभी न कभी जीवन में सुना होगा, और यह कहा जाता है बहुत सिंपल वर्ड्स पूछे जाते हैं, पर विकल्प इतना ट्विस्ट कर देता है और शब्दों से खेलता हुआ। जैसे मैंने कहा सदैव शब्द है, यदि शब्द सदैव है तो विकल्प गलत हो गया। कारण यह है कि विकसित देशों में क्या तकनीक का प्रयोग ज्यादा होता है, और जब तकनीक का प्रयोग ज्यादा होगा तो स्वाभाविक है उत्पादन लागत क्या होगा, कम होगा। लेकिन यदि यहां सामान्यतः शब्द होता, सामान्यतः, तो विकल्प सही हो जाता। यह है कैपिटल आउटपुट रेशियो। फिर एक शब्द है, हम वृद्धि की बात करें। हम जब वृद्धि की बात करते हैं तो अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कितनी बातें आती हैं। जैसे यदि हम ये बातें करें कि यह बात हमेशा जान दो, तो समानता कहा जाता है आर्थिक समृद्धि। देखो आप,
दूसरी तरफ आर्थिक विकास की बात करते हैं हम लोग। हम तीसरी तरफ बात करते हैं, आर्थिक प्रगति की बात करते हैं, इकोनॉमिक प्रोग्रेस की बात करते हैं हम लोग। फिर हम बात करते हैं समावेशी विकास की बात करते हैं। फिर हम बात करते हैं, हम सतत विकास की बात करते हैं। फिर हम जीएनएच की बात करते हैं, ग्रॉस नेशनल, सकल राष्ट्रीय हम खुशी की बात करते हैं। ये बात हमेशा ध्यान दो, इस बात को देखो आप, एक इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस है, इंक्लूसिव ग्रोथ है, सस्टेनेबल ग्रोथ है, या जीएनएच की बात, ग्रॉस नेशनल हम हैप्पीनेस की बात करें। इन तीनों शब्दों की मीनिंग याद रखना हमेशा। आखिर व्यक्ति चाहता क्या है? सबसे पहले व्यक्ति चाहता है पैसा आ जाए उसके पास, ताकि उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, रोटी कपड़ा मकान पूरा हो जाए। जब उसकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तो चाहता है अब गुणात्मक विकास हो, मतलब शैक्षिक विकास हो, उसका सामाजिक प्रतिष्ठा भी मिले। लेकिन एक समय के बाद फिर चाहता है नहीं यार, ये सब कुछ तो, पर लोगों का प्रेम भी मिले। सोचो आप, तो मूल्यात्मक विकास की बात की जाने लगती है। फिर आगे बात करेंगे तो प्रश्न ये उठा, हम जो विकास कर रहे हैं वो किस काम का? क्योंकि हमारा जो विकास है वो फ्यूचरलेस है, भविष्य विहीन है। तो कहा जाता है कि नहीं, अब विकास तो ऐसा चाहिए ताकि पर्यावरण का संरक्षण हो, तो सतत विकास की बात करते हैं। लेकिन जब आगे आएंगे तो प्रश्न ये उठा, हमने विकास तो कर लिया, पर क्या विकास का लाभ समाज के प्रत्येक व्यक्ति को मिला कि नहीं मिला? समाज के कुछ लोग कैसे विकास से वंचित हो गए? तो समावेशी विकास का मुद्दा उठा। जब इसकी बात हम लोग करने लगे तो फिर मुद्दा उठा, ताकि हम विकास कर क्यों रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं? मुझे चाहिए क्या? तो कहा गया अब जीएनएच की बात करो आप, मुझे खुशी चाहिए। हमेशा ध्यान दो, तो जीएनएच की बात की जाने लगी, राष्ट्रीय खुशी चाहिए। यह मुद्दा उठ खड़ा हुआ। इसी की चर्चा हम लोग करेंगे। जैसे हम सबसे पहले बात करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है। देखो आप, हम आर्थिक समृद्धि की बात करेंगे, इकोनॉमिक हम ग्रोथ की बात करेंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ का अर्थ क्या होता है? देखो आप, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है? हम किसे कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ? देखो आप, यदि हम इकोनॉमिक ग्रोथ आर्थिक समृद्धि की बात करें हम लोग, तो ध्यान से सुनना इस बात को। ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, आर्थिक समृद्धि है, इसका मतलब ये है जीडीपी में वृद्धि, अर्थात अर्थव्यवस्था के उत्पादन में वृद्धि हो। सिंपल चीज है, जीडीपी में वृद्धि, इसका अर्थ यह है अर्थव्यवस्था में उत्पादन में वृद्धि हो। हमेशा ध्यान दो, इसे कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं इसे।
इकोनॉमिक ग्रोथ हम जीडीपी में वृद्धि की बात करते हैं। इसका अर्थ यह अर्थव्यवस्था में उत्पादन में वृद्धि हो, मतलब इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन है उस प्रोडक्शन में वृद्धि होनी चाहिए। इसी कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज 1 मार्कर का उत्पादन हो रहा है, कल 100 मार्कर का उत्पादन होने लगे, तब ये कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। 100 मार्कर का उत्पादन हो रहा है, कल 150 मार्कर का उत्पादन होने लगे, तब इसे कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसकी चर्चा चलकर हम आगे करेंगे। सामान्य भाषा में ध्यान दें इस बात को, अर्थव्यवस्था में उत्पादन में वृद्धि हो। इसका मतलब ये कि ये जो आर्थिक समृद्धि है यह मात्रात्मक विकास पर बल देता है। मात्रात्मक विकास पर हमेशा ध्यान दो इस बात को। यह क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट की बात करता है ये। जैसे आज 10 मार्कर का उत्पादन हुआ, कल 20 मार्कर का और परसों 50 मार्कर का उत्पादन होने लगे। मात्रात्मक विकास की बात करता है ये। लेकिन आर्थिक जब विकास की बात करेंगे हम लोग, हमेशा इसे कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं इसे। हमेशा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास का मतलब क्या होता है? हम आर्थिक विकास कहते किसे? ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है इसका अर्थ क्या है? ध्यान दें इस बात को। इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट का अर्थ है कि जीडीपी में वृद्धि प्लस गुणात्मक विकास। प्लस हम गुणात्मक विकास की बात करें, हमेशा ध्यान दो, इसे कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसका अर्थ क्या है? ध्यान दो इस बात को। यह जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है इसका अर्थ है जीडीपी में वृद्धि प्लस गुणात्मक विकास। इसे कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। गुणात्मक विकास का मतलब होता है सामाजिक विकास, राजनीतिक विकास और सांस्कृतिक विकास। इसका सिंपल सा अर्थ होता है सामाजिक प्लस राजनीतिक प्लस सांस्कृतिक विकास। ये सारे विकास है, हम इसे कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं इसे। जीडीपी में वृद्धि प्लस गुणात्मक विकास और गुणात्मक क्वालिटेटिव डेवलपमेंट की बात करें, इसका अर्थ यही है सोशल, पॉलिटिकल और कल्चरल डेवलपमेंट होना चाहिए। तो आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास में अंतर है। आर्थिक समृद्धि में केवल मात्रात्मक की बात की जाती है, आर्थिक विकास में मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक की बात भी की जाती है। ये दोनों में अंतर है। आप सोचो जरा, नया शब्द है आर्थिक प्रगति की बात करें हम लोग। आर्थिक प्रगति, इकोनॉमिक प्रोग्रेस क्या होता है? इकोनॉमिक, हम प्रोग्रेस की बात करें, इस प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है? आर्थिक विकास प्लस मूल्यात्मक विकास। प्लस हमेशा ध्यान इस बात को,
इसे कहते हैं इकोनॉमिक प्रोग्रेस कहते हैं इसे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ मूल्य भी जब इंक्लूड हो जाता है तो उसे आर्थिक प्रगति कहा जाता है। ये तीन शब्द हैं, ध्यान देना। मूल्यों के विकास की भी बात भी की जाती है। आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक प्रगति, इकोनॉमिक, हम प्रोग्रेस की बात करें। अंत में हम बात करेंगे समावेशी विकास। समावेशी विकास का अर्थ क्या होता है? इंक्लूसिव, हम ग्रोथ की बात करेंगे। इन शब्दों का प्रयोग बार बार होगा आपकी क्लास में। जैसे मैंने कहा समावेशी विकास, देखो आप, ये जो समावेशी विकास है इसका अर्थ क्या है? विकास के मुख्य धारा में सभी को शामिल कर देना। कि मुख्य धारा में सभी को शामिल कर देना। हमेशा इसे कहते हैं समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं। हमेशा ध्यान दो, विकास की मुख्य धारा में सभी को शामिल कर देना, अर्थात विकास का लाभ सभी तक पहुंचना, अर्थात विकास का लाभ सभी तक पहुंचना। हमेशा ध्यान दो इस बात को, इसे कहते हैं समावेशी विकास। पूरी बात, विकास की मुख्यधारा में सभी को शामिल कर देना, अर्थात विकास का लाभ सभी तक पहुंचना, इसे कहते हैं समावेशी विकास। हम समावेशी विकास की जब बात करेंगे तो दो शर्त होती है। नंबर 1, जीडीपी में वृद्धि, और नंबर 2, लाभ का न्यायसंगत वितरण। हमेशा यह शर्त है, समावेशी विकास की शर्त यह है, जीडीपी में वृद्धि, और दूसरी बात, जो भी लाभ जनरेट हो उसका रीजनेबल वितरण होना चाहिए, अर्थात सभी को उसका लाभ मिलना चाहिए। इसे कहते हैं लाभ का न्यायसंगत वितरण। यह शर्त है। लेकिन हम जब इसके कंपोनेंट की बात करेंगे, घटक क्या होते हैं? जब घटक की बात करेंगे तो पहली बात सामाजिक समावेशन, और दूसरी बात वित्तीय हम समावेशन की बात करें। देखो आप, एक होता है सोशल इंक्लूजन और दूसरा होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन। सामाजिक समावेशन का मतलब है समाज में वीकर सेक्शन का विकास और भेदभाव का समाप्त होना, सोशल इंक्लूजन कहते हैं इसे। और फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब यह होता है कि बैंकिंग सुविधा का लाभ सभी को मिलना। जब बैंकिंग सुविधा का लाभ सभी को मिलता है तो उसे कहते हैं वित्तीय समावेशन। हमेशा ध्यान दो इस बात को, सिंपल चीज है।
किंग का लाभ सभी को मिलना। हमेशा ध्यान दो, ये कंपोनेंट है, एक सोशल इंक्लूजन और दूसरा है फाइनेंशियल इंक्लूजन। वित्तीय समावेशन का मतलब क्या होता है कि बैंकिंग सुविधा का लाभ सभी को मिलना। हमेशा ये दो कंपोनेंट है। ये विशेष बातें चल के हम लोग करेंगे इस टॉपिक में, बस इसकी मीनिंग देखो आप। समावेशी विकास का मतलब क्या होता है? मतलब जब विकास का लाभ सभी को मिलने लगे, कोई व्यक्ति विकास के लाभ से वंचित न हो, तो उसे कहते हैं समावेशी विकास। इसके दो शर्त हैं। नंबर 1, जीडीपी में वृद्धि होना चाहिए। नंबर 2, लाभ का न्याय संगत वितरण होना चाहिए। ये दो शर्त है। अब हमेशा ध्यान दो, लेकिन दो कंपोनेंट है, एक सामाजिक समावेशन और दूसरा है वित्तीय समावेशन। ये दो शर्त है। अलग चीज है, हम जब समावेशी विकास की बात करते हैं तो उसके अनेक रूप होते हैं, अनेक रूप हैं, जिसकी बात चल के हम अगली क्लास में करेंगे। फिर देखो आप, फिर एक शब्द आया सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें हम लोग। अगला जो शब्द है सतत विकास। इसका सामान्य अर्थ होता है पर्यावरण का संरक्षण करते हुए विकास। पर्यावरण का संरक्षण करते हुए हम विकास की बात करें। हमेशा ध्यान दो, पर्यावरण का संरक्षण करते हुए जो विकास है, हम उसे कहते हैं सतत विकास। सतत विकास का अर्थ यही होता है पर्यावरण का संरक्षण हो और विकास भी हो। इसका मतलब यह है कि जब सतत विकास की बात करेंगे तो दो बात करेंगे, वृद्धि प्लस हम पर्यावरण का संरक्षण की बात करेंगे। ये देखो आप, हम इसे विकास कहते हैं इसे। दूसरा जो शब्द है हमारा जीएनएच, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। इसमें क्या होगा? जीडीपी में वृद्धि प्लस सतत विकास। इसको इस तरह देखो आप, प्लस पर्यावरण का संरक्षण। हमेशा जीडीपी में वृद्धि प्लस पर्यावरण का संरक्षण। हमेशा ध्यान दो इस बात को, प्लस संस्कृति का संरक्षण। इसे ही कहते हैं जीएनएच, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस की बात करते हैं। आप जीडीपी में वृद्धि तो करो ही, पर्यावरण का संरक्षण भी करो और संस्कृति का संरक्षण भी करो। ये दोनों होना चाहिए। अब ध्यान देने इस बात को, आखिर हम कमाते क्यों हैं? किसके लिए कमाते हैं? खुशी के लिए। हम चाहते हैं कि आनंदमय माहौल बना रहे। मान लिया जाए आपके पास करोड़ों रुपया है पर आपको खुशी नहीं है, आनंद नहीं है, तो किस काम का?
मुझे क्या चाहिए? आनंद भी चाहिए और मुझे खुशी भी चाहिए। ये दोनों चीज चाहिए। अब देखो, आप जब ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस की बात करते हो तो जीडीपी में वृद्धि तो हो ही, पर्यावरण का संरक्षण भी हो और संस्कृति का संरक्षण भी हो। इतनी जी, आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास, आर्थिक प्रगति, समावेशी विकास, सतत विकास और जीएनएच की बात हम लोगों ने किया। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, आपने देखा होगा कि अनेक ऐसे देश हैं जहां जीएनएच में वो देश सबसे आगे चल रहे हैं। शेष बातें हम लोग अगले क्लास में करेंगे। एक बात कहना चाहता हूं, यदि वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। यदि आप सब्सक्रिप्शन परचेज करते और निश्चय के रेफरल कोड का उपयोग करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। थैंक यू।